मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं तृप्ति त्रिपाठी आपके सामने फिर से यूनिट 5 इकोनॉमिक्स यूनिट 5 जो बिजनेस एनवायरनमेंट है आपका बीकॉम फर्स्ट ईयर का, जिसमें नया सिलेबस इंट्रोड्यूस किया गया है, वहाँ पे इकोनॉमिक प्लानिंग और नीति आयोग एक टॉपिक दिया हुआ है। आर्थिक नियोजन एवं नीति आयोग, ये दोनों के बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। तो आर्थिक नियोजन होता क्या है? जैसा कि आपको नाम से पता है कि प्लानिंग या नियोजन का मतलब होता है किसी भी चीज की योजना बनाना, और इकोनॉमिक जो है वो रिलेटेड होता है, आर्थिक चीजें जो रिलेटेड होती है वो किससे रिलेटेड रहती है? मुद्रा या पैसे से रिलेटेड रहती है। तो सरकार जब भी अपना कोई भी प्लान बनाती है जो आर्थिक मुद्दों से रिलेटेड होता है तो उसको कहा जाता है इकोनॉमिक प्लानिंग या आर्थिक नियोजन। इस आर्थिक नियोजन के अंतर्गत ये प्लान किया जाता है कि साल भर में हमको कौन कौन सी एक्टिविटी पे कितना कितना खर्च एलोकेट करना है, जितने भी हमारे रिसोर्सेज उपलब्ध है तो रिसोर्सेज का सही या ऑप्टिमम यूज करने के लिए ये इकोनॉमिक प्लानिंग किया जाता है। इस इकोनॉमिक प्लानिंग को करते टाइम उसमें ये कैरेक्टरिस्टिक्स या विशेषता पाई जाती है। सबसे पहली विशेषता है डिटर्मिनेशन ऑफ इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। आर्थिक उद्देश्यों को निर्धारण करने के लिए हम इकोनॉमिक प्लानिंग या आर्थिक नियोजन करते हैं। दूसरा, कोई भी जो योजना बनाई जाती है वो स्पेसिफाइड पीरियड या सर्टेन पीरियड से रिलेटेड रहता है, निश्चित अवधि से रिलेटेड रहता है, क्योंकि अवधि के बीत जाने के बाद अगर कोई प्लानिंग की जाए तो उसका कोई भी मतलब नहीं रह जाता, तो ये निश्चित अवधि या सर्टेन पीरियड से रिलेटेड रहता है। तीसरा है, ये जो इकोनॉमिक प्लानिंग की जाती है वो एक गवर्नमेंट प्रोग्राम है, सरकारी कार्यक्रम है, सरकार द्वारा मोस्टली केंद्र सरकार द्वारा ये योजना बनाई जाती है और इसका एग्जीक्यूशन किया जाता है। इंटरफेरेंस बाय स्टेट, जब हम इकोनॉमिक प्लानिंग की बात करते हैं तो इकोनॉमिक प्लानिंग पहले क्या होता था? प्लानिंग कमीशन आया था 1950 में। 1950 में जो प्लानिंग कमीशन आया था यहाँ पे केंद्र सरकार योजनाएं बनाती थी और इसका एग्जीक्यूशन जो है वो स्टेट में किया जाता था। लेकिन जब से नीति आयोग आया है तो नीति आयोग आने के बाद जो स्टेट गवर्नमेंट है उनसे भी सलाह लिया जाता है और उसके बाद योजनाएं तैयार की जाती है। तो यहाँ पे इंटरफेरेंस बाय स्टेट, राज्य जो है उसका हस्तक्षेप रहता है। ऑप्टिमम यूजेस ऑफ रिसोर्सेज, आपको पता है कि मनुष्य की जो आवश्यकताएं रहती है वो असीमित रहती है, जबकि उसके पास जो संसाधन उपलब्ध रहते हैं, जो रिसोर्सेज रहते हैं वो लिमिटेड रहते हैं। तो इस लिमिटेड जो रिसोर्सेज है उनका ऑप्टिमम यूज या अनुकूलतम प्रयोग करने के लिए इस योजना को बनाया जाता है। और लास्ट है लॉन्ग टर्म प्रोसेस, ये एक दीर्घकालीन प्रक्रिया होती है। कोई भी योजना जो है वो एक दिन में नहीं बनता या 2 दिन में एग्जीक्यूट नहीं होता, उसको बनाने के लिए क्या चाहिए? लॉन्ग टर्म प्रोसेस, दीर्घकालीन प्रक्रिया, दीर्घकालीन टाइम चाहिए। अब ये जो इकोनॉमिक प्लानिंग किया गया था इसको किस ऑब्जेक्टिव या किस उद्देश्य को लेकर किया गया था? तो इसके बहुत सारे उद्देश्य हैं, जिनमें से प्रमुख उद्देश्य दिया गया है यहाँ पे। सबसे पहला है, हमारा देश जो है वो पहले 1950 के आसपास जब 1947 में देश आजाद हुआ था तो हम बहुत सारी चीजों को लेकर दूसरे देशों के ऊपर निर्भर थे। तो हमारे देश के जो प्रधानमंत्री थे उस टाइम तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, वो चाहते थे कि हमारे देश की जो आत्मनिर्भरता है वो बढ़ती जाए, सेल्फ डिपेंडेंसी जो है वो बढ़ती जाए। तो सेल्फ इंडिपेंडेंट होने के लिए, जो आत्मनिर्भर होने के लिए इस इकोनॉमिक प्लानिंग का सहारा लिया गया, तो आज तक के एग्जीक्यूट होते आ रहे हैं। इंक्रीज इन नेशनल इनकम, इस प्लानिंग को करने के बाद हम बहुत सारी चीजों में आत्मनिर्भर होते हैं और जो हमारे यहाँ की विदेशी मुद्रा है उनका बाहर जाना रुक गया, जिसके कारण राष्ट्रीय आय में क्या हो रही है? धीरे धीरे वृद्धि होते जा रही है। अब बात करते हैं एस्टेब्लिशमेंट ऑफ वेलफेयर स्टेट। जैसे कि आपको पता है कल्याणकारी राज्य की स्थापना, कोई भी जो राज्य है केवल पैसे के हो जाने से या समृद्ध हो जाने से कल्याणकारी राज्य नहीं बनता। कल्याणकारी राज्य बनाने के लिए वहां पे पैसे के साथ साथ उस देश में स्वास्थ्य, शिक्षा, जो सड़कें हैं वो प्रॉपर तरीके से बननी चाहिए। तो कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए भी प्लानिंग जरूरी था। नेक्स्ट है इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। आपको पता है कि देश में कभी भी सबसे बड़ा मुद्दा रहता है रोजगार का, तो ये रोजगार की जनरेशन के लिए या एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए भी इकोनॉमिक प्लानिंग का सहारा लिया जाता है। और लास्ट है सार्वजनिक क्षेत्र का विकास। जैसा कि आपको पता है कि 2 टाइप के सेक्टर होते हैं, एक रहता है पब्लिक सेक्टर, दूसरा रहता है प्राइवेट सेक्टर। तो प्राइवेट सेक्टर का डेवलपमेंट तो निजी व्यक्तियों द्वारा कर लिया जाता है, लेकिन कुछ क्षेत्र ऐसे रहते हैं जहाँ पे आज भी ज्यादा मात्रा में कैपिटल की आवश्यकता होती है और मैन पावर की आवश्यकता होती है। उन क्षेत्रों को सार्वजनिक क्षेत्र या पब्लिक सेक्टर के नाम से जाना जाता है। और इस पब्लिक सेक्टर के डेवलपमेंट के लिए कहीं ना कहीं सरकार का हस्तक्षेप जरूरी हो जाता है और सरकार के हस्तक्षेप के लिए ही इकोनॉमिक प्लानिंग की जाती है। उसके बाद हम देखते हैं कि धीरे धीरे जब इकोनॉमिक प्लानिंग को एग्जीक्यूट करने की बात आती है, इकोनॉमिक प्लानिंग या जो आर्थिक योजनाएं बनाई जाती है उसके एग्जीक्यूशन या क्रियान्वयन की बात आती है, तो फिर वहां पे बात आती है प्लानिंग कमीशन या योजना आयोग की। योजना आयोग जो है 1947 में 1947 में देश के आजाद होने के बाद हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो बहुत बिखरी हुई थी, हम दूसरे देशों के ऊपर डिपेंडेंट थे, गरीबी, भूखमरी, ये सारी चीजें छाई हुई थी। तो 15 मार्च 1950 को जन्म होता है योजना आयोग या प्लानिंग कमीशन का।
उसके बाद जुलाई 1950 में योजना आयोग बना और उसके बाद इसको धीरे धीरे पॉलिसी बनाया और उसके बाद जुलाई 1951 की जुलाई में इसने अपनी पहली पंचवर्षीय योजना को लेकर आया और लागू किया। धीरे धीरे एग्जीक्यूशन करते करते टोटल इसने 12 पंचवर्षीय योजना लेके आया और 12 पंचवर्षीय योजना के पश्चात धीरे धीरे 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत ये सरकार को ये लगने लग गया कि जो प्लानिंग कमीशन है उसको थोड़ा सा एडवांस किया जाए, है ना। प्लानिंग कमीशन अब उतना प्रभावी नहीं रह गया है, एडवांस किया जाए। तो टोटल 12 पंचवर्षीय योजनाओं के पश्चात नीति आयोग के द्वारा 1 जनवरी 2015 को इस योजना आयोग को क्या कर दिया गया, रिप्लेस कर दिया गया। इस योजना आयोग को बंद करके नीति आयोग की स्थापना की गई। अब नीति आयोग की बात करते हैं तो नीति आयोग जो था 1 जनवरी 2015 को फॉर्म में आ जाता है ना, उसका एस्टैब्लिशमेंट हो जाता है। ये जो नीति वर्ड है, ये नीति वर्ड संस्कृत का वर्ड है जो रिप्रेजेंट करता है नैतिकता, व्यवहार और मार्गदर्शन को, मोरालिटी, बिहेवियर एंड गाइडेंस। तो ये तीनों को रिप्रेजेंट करते हुए नीति वर्ड का चुनाव किया गया। योजना आयोग की जगह में नीति वर्ड को लेकर आया गया और नीति, यहाँ पे नीति का मतलब पॉलिसी या नियम से है जो आपके लिए इकोनॉमिक पॉलिसी बनाने का काम करेगी, उसको नाम दिया गया इकोनॉमिक पॉलिसी। मेनली ये एडवाइजरी बॉडी है, सलाहकारी समिति है जो सरकार को सलाह देने का काम करती है। ये एलोकेशन ऑफ फंड नहीं करती, पैसे का बंटवारा नहीं करती, सिर्फ सरकार को ये क्या कर सकती है, सलाह दे सकती है। इस नीति आयोग जो है ये स्टैंड है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। एन बराबर होता है नेशनल, आई का मतलब होता है इंस्टीट्यूशन, टी का मतलब होता है ट्रांसफॉर्मिंग और आई का मतलब होता है इंडिया। तो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया आपके कभी भी जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसमें किसी का भी फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। एन का मतलब पूछा जा सकता है, आई का मतलब पूछा जा सकता है, इसकी स्थापना कब हुई है ये पूछा जा सकता है, प्लानिंग कमीशन को किसने रिप्लेस किया ये पूछा जा सकता है, प्लानिंग कमीशन आया कब था, ये सारी चीजें जो है वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ सकती है। वैसे तो जनरली जो लॉन्ग क्या बोलना चाहिए, दीर्घ उत्तरी प्रश्न जो हम बनाते हैं, ऐसे टाइप के क्वेश्चन बनाते हैं, उसके लिए सारी चीजें सफिशिएंट है। इसके बाद बात करते हैं, इसको दो भाग में बांटा गया है। जो नीति आयोग है इसको दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। मेनली ये दो हब में बांट के इसका क्रियान्वयन होता है। पहला जो है वो टीम इंडिया हब के नाम से जाना जाता है। टीम इंडिया हब जो है ये राज्य की सहभागिता को सुनिश्चित करती है। सबसे पहले जो योजना आयोग है उसको रिप्लेस करने का मेन रीजन ही यही था कि योजना आयोग जो था वहाँ पे राज्य का पार्टिसिपेशन कहीं पे दिखाई नहीं देता था, राज्य सरकार से सलाह नहीं लिया जाता था। तो ये राज्य सरकार की सहभागिता को सुनिश्चित करना इसका मेन एम था और उसी के साथ टीम इंडिया हब राज्य की सहभागिता को सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया है। दूसरा जो हब है इसको नॉलेज एंड इनोवेशन हब के नाम से जाना जाता है। ये नॉलेज एंड इनोवेशन हब जो है ये इंस्टीट्यूशन जो नीति आयोग है उसकी योग्यता या कैपेबिलिटी को बनाए रखने का काम करती है। इसके बाद ये जो नीति आयोग बनाया गया था ये किस ऑब्जेक्टिव को लेकर बनाया गया था, तो आपको पता है कि प्लानिंग कमीशन का जो ऑब्जेक्टिव था वो थोड़ा सा शॉर्ट था नीति आयोग की तुलना में। तो ऑब्जेक्टिव को बढ़ाते हुए नीति आयोग के ये ऑब्जेक्टिव सबसे पहला है एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ स्टेट ऑफ नेशनल एजेंडा। जो राष्ट्रीय मुद्दों पर बातचीत होती है वहां पे कहीं पे भी राज्य सरकार अपने आप को पीछे ना समझे, इसके लिए इसको किसको लेके आया गया है, नीति आयोग को लेके आया गया है। दूसरा है डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी एंड लॉन्ग टर्म पॉलिसी। तो कोई भी रणनीति बनाने के लिए या इसके एग्जीक्यूशन के लिए लॉन्ग टर्म या दीर्घकालीन जो स्ट्रेटेजी है उसको बनाने के लिए नीति आयोग को लाया गया है। टू फोकस ऑन टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट एंड कैपेसिटी ग्रोथ। तो योग्यता को बढ़ाने के लिए और धीरे धीरे हम जानते हैं कि धीरे धीरे टेक्नोलॉजी जो है वो देश में आते जा रही है, तो ये टेक्नोलॉजी की उन्नति के लिए और ग्रोथ को बढ़ाने के लिए इस नीति आयोग की स्थापना की गई है। इफेक्टिव स्क्रीन एंड इवैल्यूएट। आपको पता है कि कोई भी योजना बना देने के बाद अगर उसको जांच ना किया जाए या उसका मूल्यांकन टाइम पे ना किया जाए तो वो योजनाएं जो है वो अप्रभावी हो जाती है। तो नीति आयोग में इस बात को सुनिश्चित किया गया है कि इसका बनाने के बाद इसकी इफेक्टिव जांच और क्या बोलना चाहिए मूल्यांकन इसका करते रहे और जो भी ऐसी एक्टिविटीज जो सरकार को लगता है कि नीति आयोग से रिलेटेड है या उसके ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए किया जाना चाहिए वो सारे भी इसके उद्देश्य के अंतर्गत आते हैं। अब हम बात करते हैं कि ये जो प्लानिंग कमीशन और नीति आयोग ये दोनों में डिफरेंस क्या है। तो आपको जैसे कि पता है कि प्लानिंग कमीशन पुराना है कि नया है, तो प्लानिंग कमीशन पुराना है, उसके बाद वहाँ पे रिप्लेस किया गया नीति आयोग। तो दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, तो चेयरपर्सन की बात करते हैं तो यहाँ पे मैं पीसी को क्या बोलना चाहिए, हम जो प्लानिंग कमीशन है उसको डिफाइन कर दिए पीसी से और जो नीति आयोग है उसको डिफाइन कर दिए एनए से। तो पीसी जो है वहाँ पे चेयरपर्सन हुआ करते थे प्राइम मिनिस्टर, जो प्लानिंग कमीशन है वहाँ पर भी चेयरपर्सन या अध्यक्ष जो प्रधानमंत्री को बनाया गया है। और नीति आयोग में भी आज भी जो प्रधानमंत्री तात्कालिक प्रधानमंत्री होंगे वो नीति आयोग के अध्यक्ष अपने आप होते जाएंगे। इसके बाद बात करते हैं वाइस चेयरपर्सन। तो जो प्लानिंग कमीशन था वहाँ पे डिप्टी चेयरपर्सन कैबिनेट जो रहता था उसके द्वारा नॉमिनेटेड होता था। और यहाँ पे बात करते हैं तो जो प्रधानमंत्री रहते हैं प्राइम मिनिस्टर रहते हैं वो इसकी नियुक्ति करते हैं। इसके बाद गवर्निंग काउंसिल क्रियान्वयन समिति, तो क्रियान्वयन
उसके लिए एक्सपर्ट लाया जा सकता है और वो पार्ट टाइम मेंबर के रूप में काम कर सकता है। नेक्स्ट है बॉडी। तो ये जो प्लानिंग कमीशन था, ये क्या करता था, ये एलोकेशन ऑफ फंड, जो कोर्स रहते थे उसके बंटवारे का काम करता था। इसके हाथ में पावर था कि ये एलोकेशन कर सकता है। और ये जो नीति आयोग बनाया गया है, इसके हाथ में कोई भी पावर नहीं है, ये केवल एडवाइजरी बॉडी है, सलाह देने का काम करती है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और ये क्लियर हुआ हो, है ना। आगे का वीडियो कल करें।